बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का फिर स्वागत है। आज हिंदी की पहली क्लास है। जैसा कि हम कर रहे थे संडे या मंडे से सोमवार या रविवार के आसपास हम शुरू करेंगे। तो आज शुरू करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि आज हिंदी दिवस भी है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, और हिंदी के दिन ही हिंदी की पहली कक्षा, ये बड़ा शुभ अवसर माना जाएगा कि हम लोग आज हिंदी की पहली कक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस हिंदी की पहली कक्षा में हम केवल ये बात करेंगे कि हिंदी में भाषा और व्याकरण का एक सामान्य सा परिचय लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक या दो प्रश्न हमेशा बराबर पूछे जाते हैं। लेकिन आज हिंदी दिवस है और हम हिंदी दिवस में बात करते हैं किसकी? भाषा के। हमारी भाषा हमारा परिचायक होती है, हम अपनी भाषा को न छोड़ें। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक कथन है, क्या देखे? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल, मिटे नहीं को शूल। हम चाहे जितनी भी भाषा जान लें, इंग्लिश जान लें, फ्रेंच जान लें, इटालियन जान लें, जापानीज जान लें, लेकिन बिन जो है निज भाषा उन्नति है। हमारी जो उन्नति है वो अपने ही भाषा से होती है। हमारा परिचय भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मतलब वो हिंदी ही है। और अगर अपनी भाषा से ही उन्नति होती है, सब उन्नति को मूल, चाहे जितनी उन्नति कर लें, सब उन्नति के पीछे हमारी भाषा ही होती है। क्यों? बिन निज भाषा ज्ञान के। अगर मैं अपनी भाषा नहीं जानता हूं, हम अपनी भाषा नहीं जानते, लोग अपनी भाषा नहीं जानते हैं, सब कुछ जान लें तो मिटे नहीं को शूल। जो हृदय में जो कांटा रहता है, शूल रहता है, वो मिट नहीं सकता, मन एक चुभन बनी रहती है। तो कुल मिलाकर हमको अपनी भाषा सीखनी है। हमारी भाषा हिंदी भी है, मातृभाषा तो अलग अलग हो सकती है। लोग कहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा वही मतलब माँ की भाषा। माँ जिस रूप में भी बोलती हो, भोजपुरी बोलती हो, कन्नड़ बोलती हो, मराठी बोलती हो, वो उसकी मातृभाषा है। मातृभाषा हिंदी नहीं होती। मातृभाषा अगर हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो वो उसकी मातृभाषा है, कन्नड़ का है तो वो उसकी मातृभाषा है, मलयालम है तो उसकी मातृभाषा है। मदर टंग हर जगह जगह होती है। एनईपी 2020 भी यही कहती है कि हमको बच्चों को एनईपी 2020 के तहत हमको उसके मदर टंग में सिखाना है। जो जिस क्षेत्र भाषा का है, जो जिस राज्य का है, उसी के अनुसार चलना है। तो बात हो चुकी है, आज हम भाषा की बात करने वाले हैं। तो भाषा क्या है, फिर से देखिए, हम केवल आपको चर्चा करना है केवल किस पे? भाषा क्या है और उसका व्याकरण क्या होता है, और व्याकरण हमको क्या क्या पढ़ना है, उसी की बात होगी। तो सीधे हम लोग आते हैं किस पे? अपने मूल टॉपिक पर, भाषा पर। भाषा देखिए क्या है। भाषा जो होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, जो बोलने जा रहे हैं, हमारी भाषा है, हिंदी है। हम हिंदी में आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भाषा होती है वो भाष धातु, ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में जानते हैं, संस्कृत में जब रूप की हम चर्चा किए थे, एक वीडियो पढ़ा होगा, वहां बताया गया था धातु रूप और शब्द रूप। तो जो धातु होती है, जैसे पठ धातु की बात की जाती है, पठ का मतलब होता है पढ़ना, उसी प्रकार यहाँ भाष का मतलब होता है भाषण देना, विचार करना, प्रकट करना, बतियाना, अपनी बात को साझा करना। तो ये भाषा जो है भाष धातु से बनी है, यह याद रहे। धातु का जो इस धातु का इसका जो मूल अर्थ होता है, ये विचार प्रकट करना है। हम अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन जब विचार प्रकट करते हैं तो जब तक सोचते हैं तब तक वो विचार है, लेकिन जब वही विचार हम प्रकट कर लेते हैं तो प्रकट करने का एक माध्यम होता है, तो वही है। लेकिन एक चीज याद रहे कि जो विचार है उसमें हम आवाज नहीं कर सकते। हम सोचते रहें, कुछ भी मन में सोचते हैं, विचार लाते रहें। आप भी कुछ न कुछ सोच रहे होंगे टेट के बारे में, परीक्षा के बारे में, तो एक विचार केवल है, लेकिन विचार में कोई आवाज नहीं, देयर इज नो साउंड, उसमें कोई आवाज ही नहीं होती। लेकिन जैसे उस विचार को हम बाहर निकालते हैं, ध्वनि मिलाते हैं, तब वो क्या बनती है? एक माध्यम बनती है। तो विचार को जिस माध्यम से हम प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। हमारी भाषा कुछ भी हो सकती है, हम जिस भाषा में कहते हैं, मतलब विचारों को प्रकट करना जो माध्यम है, जो संचार का माध्यम बन जाता है, बोलने का माध्यम बन जाता है, तो विचार को प्रकट जिस माध्यम से करते हैं वो हमारी भाषा है। तो यहां से एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से तैयार होगा, क्या?
भाषा पूछेगा किस धातु से बनी है, तो आपको याद रहे भाषा जो है भाष धातु से बनी है। इसका अर्थ होता है क्या, विचार प्रकट करना। ये संस्कृत के धातु रूप की तरह है, जैसे क्रियाएं होती हैं हिंदी में क्रिया होती है, तीनों अलग अलग सेम चीज होता है, कोई अंतर नहीं होता। जैसे हिंदी में क्रिया कह देते हैं और उसी को संस्कृत में धातु बोलते हैं, उसी को धातु बोलते हैं। तो धातु का मतलब है क्रिया। तो जो विचार प्रकट करते हैं वो भाष धातु से है। भाष धातु का मतलब विचार प्रकट करना है, लेकिन याद रहे इसमें कोई ध्वनि नहीं है, इसमें कहीं से ध्वनि नहीं होती है। जब इसको हम जब तक सोचेंगे तब तक ध्वनि नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हमारे विचारों से हमारे मुख से बाहर आएगा तो किसी न किसी ध्वनि के रूप में आएगा। तो जो ध्वनियां हैं वो ध्वनियों को हम विचार बनाकर उस भाषा, किसी ध्वनि को हम एक भाषा का रूप देते हैं। जो भी हमारी भाषा हो, चाहे पशु पक्षियों की भाषा हो, चाहे हमारी भाषा हो, सबकी एक भाषा होती है। पशु भी अपने आप में कोई न कोई ध्वनि चिल्लाते हैं। जब तक एक पशु, एक गाय अपने बच्चे के लिए शांत है तो कोई वो गाय सोचती रहे, बछड़ा सोचता रहे, कुछ नहीं सोचेगा। लेकिन जैसे ही बछड़ा चिल्लाता है, गाय उसकी भाषा को समझती है। इसका मतलब उनकी भी एक भाषा है, वो एक ध्वनि निकालता है, विचारों को प्रकट करते हैं, वो उनकी भाषा है, वो समझते हैं। और इसमें देखिए क्या है, भाषा की जो मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए, भाषा की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, ये जन्मजात होती है। हम जन्म से लेकर आते हैं, जब बच्चे के मन में आता तो भाषा होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ न कुछ उसके मन से निकलने लगता है, वो बोलने लगता है, सीखने लगता है। तो भाषा अर्जित है। ये जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो ऐसा नहीं, छोटा सा छोटा बच्चा भी उसके पास कई भाषाएं होती हैं जो अपने परिवार सीख के आता है। जिसकी प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, उसकी माँ होती है, वहाँ सीखता है। तो ये एक अर्जित संपत्ति है। पूछा जाता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है कि नहीं, तो भाषा अर्जित संपत्ति है। और दूसरा देखिए क्या है, भाषा जो है अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। हम किसी को बोलना देखते हैं, वो कैसे बोलता है उसकी नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। अब अनुकरण करने का तरीका भी क्या होता है, दो तरह से करते हैं। बोलता है तो उससे मम्मी पापा चाचा कहवाया जाता है, मतलब वो अनुकरण करता है हमारी बातों का। तो भाषा जो है सीखने सिखाने के पीछे उच्चारण भी उसका होता है और लेखन भी है। लेखन भी करके हम उस भाषा को और आगे बढ़ाते हैं। और तीसरा देखिए क्या, भाषा जो है सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब भाषा जो होती है, हम कहीं किसी बीच बैठते हैं तो पहले तो नहीं सीख पाते हैं कैसे सामने किसको क्या बोलना है, लेकिन जब उसके समाज में हम रहना शुरू कर देते हैं तो किससे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है, बड़े से बात करना है, समाज में कैसे बात करना है, प्रिंसिपल से कैसे बात करना है, अधिकारी से कैसे बात करना है, प्रधान से कैसे बात करना है, एक भिखारी से कैसे बात करना है। मतलब सबकी अलग अलग भाषा है। हमको ये समाज में सीखने को मिलता है कि समाज में जब हम धीरे धीरे जाते हैं तो समाज में भी हम भाषा सीखते हैं। मतलब अगर कहीं उठना बैठना हमारा है तो उनके बीच भी हम भाषा को सीखते हैं। तो भाषा क्या है, ये सामाजिक प्रक्रिया है। फिर देख लीजिए क्या है, भाषा की सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है, ये अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण द्वारा सीख सकते हैं। अनुकरण में सबसे ज़्यादा अनुकरण होता है जब हम उच्चारण सीख लेते हैं कि वो सामने वाला उच्चारण कैसा करता है, या लेखन से भी हम उसको सीखते हैं। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक का मतलब समझ गए कि जब जब हम समाज में बैठते हैं, बच्चा जब तक परिवेश नहीं पाता है, क्लासरूम नहीं पाता है, 10-20 बच्चों के साथ नहीं बैठता है, तो वहाँ से वो भाषा सीखता है। कभी कभार लगता है कि बच्चा ये भाषा तो जानता नहीं था, हमने कभी इसको सिखाया नहीं, ये कैसे बोलने लगा, ये भाषा तो कभी सीखा नहीं, ये इसको जानता नहीं। इसका मतलब वो कहीं न कहीं जो उसका परिवेश मिला, बच्चों का समूह मिला, समूह में सीखा, वो उसका समाज था। जहाँ बच्चे थे वो नई भाषा सीखता है, चाहे अच्छा सीखता है चाहे बुरा सीखता है, लेकिन वो सीखता ज़रूर है। वो सामाजिक प्रक्रिया है। लेकिन जब उसको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, घर में उसको सिखाई जाती हैं कि नहीं ये जो सीखे ये गलत है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो उसमें सुधार कर लेता है। अगला देखिए क्या है, भाषा का कभी अंतिम स्वरूप नहीं होता। जो भी हम भाषा सीखते हैं वो अंतिम स्वरूप नहीं है, मतलब वो बदलता रहता है। उसको हम और सांस्कृतिक रूप देते रहते हैं, उसका व्याकरण सही करते हैं। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो उसको लगता है इसमें त्रुटियां हैं, वो धीरे धीरे उसको शुद्ध करके हम और आगे ले जाते हैं। मतलब हम उसको अंतिम रूप नहीं कह सकते कि जो हम सीख रहे हैं वो भाषा का अंतिम रूप है। वो और भी सुधारात्मक होता है, बढ़ता ही जाता है। सीखने के लिए हम भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं कह सकते कि कोई भाषा अपने अंतिम स्वरूप में है। जैसे हिंदी है, आज अंतिम स्वरूप नहीं है, कभी कभी उसमें कुछ जोड़ा जाता है। जैसे अभी एक व्यंजन
एक इस प्रकार ल जैसा आपने देखा, जब हम उस वर्ड विचार में चलेंगे तो आपको मिलेगा कि एक ऐसा भी हमको मिला है एक चिन्ह जो 8 की तरह है। वो क्या है उसका नाम बताया जाएगा आपको। ये बिल्कुल ऐसे है, लगता है कि ये क्या है। तो भाषा कहीं भी होती है वो बदलती रहती है, उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। यहाँ कुछ बोला जाएगा, उसी शब्द को आगे कुछ और बोला जाता है। मान लीजिए हम कहीं पर किसी चीज़ को बोलते हैं, यहाँ पे कोई भाषा है और दूसरे जगह जाते वही वस्तु वहाँ दूसरे नाम से जानी जाती है। तो ये बदलता रहता है कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है, हर जगह यह बदलती रहती है। अपने समय के साथ भाषा परिवर्तनशील होती है। अब इसकी हम बात किए हैं कि भाषा बदलती है, उसका अंतिम स्वरूप नहीं है, वह बदलती रहती है। भाषा का निश्चित व्याकरण होता है। कोई भी भाषा हो, चाहे हम हिंदी पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, उसका व्याकरण है। अगर व्याकरण सही नहीं है तो हम जहाँ होती है लगाना है तहाँ होता लगाते हैं, जहाँ होते हैं लगाना है तहाँ होता हूँ लगा देते हैं। तो जब व्याकरण उसका सही नहीं रहता तो हम उसको बोलते तो हैं, सामने वाला समझ लेता है, लेकिन जब शुद्धता की बात आती है तो वो अशुद्ध होता है। इसका मतलब हर भाषा अपना एक व्याकरण लेके चलती है, बिना व्याकरण के कोई भाषा शुद्धतम नहीं हो सकती। फिर क्या देखिए, भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। कुछ भी लिखते हैं हम बोल तो लेंगे, लेकिन बोलते समय अगर वो भाषा है तो उसकी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी हम देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वो देवनागरी लिपि होती है। तो कोई भी भाषा हो उसकी एक निश्चित लिपि होती है। लिपि क्या है, जब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उसी से प्रारंभ भी करेंगे। लेकिन यहाँ जान लीजिए, जैसे ये सब लिखा गया है, इसकी एक लिपि है। अगर ये नहीं लिखते तो शायद ये इसको भाषा नहीं पढ़ पाते, यहाँ की नहीं पढ़ पाते। अगर हम इसको ऐसा कुछ लिख दें तो हो सकता है कि ये अपठनीय हो जाए। अब पता नहीं कौन सी लिपि है, हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो लिखी गई एक लिपि है, तो जो लिपि लिखी जाती है वो लिपि हम उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो भाषा बिना लिपि के नहीं बढ़ सकती। और देखिए क्या है भाषा का। भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब हर चीज़ निश्चित है कि हमको क कैसे लिखना है, ख कैसे लिखना है, संयुक्त व्यंजन कैसे लिखना है, मिश्र व्यंजन कैसे लिखना है। जैसे यहाँ रूप लिखा गया है तो रूप का एक मानक है कि इसका र लिखना है तो र में कभी ऐसे मात्रा नहीं लगाई जाएगी, जबकि यह छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हम लगाते हैं, दीर्घ उ ह्रस्व जो कहते हैं, अब ऐसा नहीं, इसका मानक है। जैसे हमको श लिखना है तो श ऐसे लिखना है, जैसे लिखना है क्षमा। क्षमा, किसी बच्चे का नाम मान लीजिए क्षमा है, क्षमा शंकर मान लीजिए, पूरा नाम ले, किसी पुरुष का भी नाम हो गया क्षमा शंकर। तो दो चीज़ें तो स्पष्ट हैं। हमको क्षमा लिखना है तो क्षमा शंकर, ये इसकी निश्चित ये मानक रूप है कि हमको क्षमा ऐसे ही लिखना है। लेकिन हम जानते हैं जब इसका व्याकरण लेके चलते हैं आगे मिलेगा कि जो एक छ बनता है संयुक्ताक्षर है, और ये संयुक्ताक्षर जब बनता है तो कहा जाता है ये क, और श से बनता है। तो अगर हमको लिखना है क्षमा शंकर तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, क श हो गया, उसके बाद लिख देंगे माँ। अब यहाँ आगे हम जोड़ दें तो हो जाएगा क्षमा शंकर। ऐसा नहीं है, जबकि यह सही है, लेकिन हम ये मानक रूप में नहीं लिखें। उसका मानक क्या है, क्ष लिखिए। ये इससे बार बना, ये संयुक्ताक्षर है। तो हर भाषा का एक मानक रूप होता है, हर लिपि का एक मानक है, हम उसी मानक में लिखेंगे। अगर उसके इतर लिखेंगे तो हंसी के पात्र बन जाएंगे। जैसे अंग्रेजी होती है, उसका मानक तो है, लेकिन मानक में कहीं कहीं गड़बड़ है। जैसे नो लिखा जाता है, KNOW लिखते हैं, तो यह बताया क्यों लिखते हैं, तो कहा कि नहीं, यह साइलेंट है। अंग्रेजी में ही साइलेंट होता है, हिंदी में कुछ साइलेंट नहीं है। जो लिखना है वही पढ़ना है, जो पढ़ना है वही बोलना है। अगर हमको किसी का नाम लिखना है, मान लीजिए हमको लिखना है सुरेश, तो हम सुरेश जो लिख रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ साइलेंट नहीं है। अगर कोई आगे लगा दिया इसमें क और कहा कि नहीं ये सुरेश है, जो पढ़ने वाला पढ़ेगा नहीं, इसमें तो क सुरेश लिखना है, तो यह नहीं कह सकते कि क साइलेंट है। यहाँ कुछ साइलेंट नहीं होता, इसका हर मानक एकदम स्पष्ट है। ये जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि भाषा का एक मानक रूप होता है, वो बदलता नहीं है। जो मानक हमको उसी रूप में चलना। और सबसे बड़ी चीज़ जान लीजिए, जो भाषा होती है यह हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है। भाषा हमेशा क्या होती है, कठिन। अभी आप शुरू किए हैं, या जिनको हिंदी नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो पहले उसके लिए वो कठिन होता है।
धीरे धीरे वो सरल हो जाता है। जैसे आप आज भाषा की शुरुआत की हैं, भाषा के बारे में जान रहे हैं, जब भाषा के बारे में पढ़ लेंगे तो जो भाषा आपको कठिन लग रही है, अगर वो भाषा आपको आ गई तो पहले तो कठिन था। अगर आपको पूछ दिया गया कि कोई भी व्याकरण से पूछ दिया गया कि बताइए ये जो त्र है, त्र कैसे बना है, क्या इसमें है, अगर आप केवल त्र पढ़ते आए हैं लेकिन शुरुआत में आपके लिए त्र कठिन है, त्र का निर्माण कैसे हुआ, प्र कैसे बना, ट्र कैसे बना, ये सारी चीज़ें आपको कठिन हैं कि प्र में कौन आधा है कौन पूरा है, ट्र में ये ट्र ऐसे ही क्यों बना है, क्यों, क्या इसका ये लिपि है, मतलब शुरू में आपके लिए कठिन है। लेकिन जब उसको सीख जाते हैं तो वही भाषा आपकी आसान हो जाती है। तो जान लीजिए भाषा हमेशा सबसे पहले कठिन होती है, धीरे धीरे जब सीख जाते हैं तो वो सरल हो जाती है। ये उसके भाषा के गुण हैं। अब भाषा सीखने के जो मुख्य चरण होते हैं, ये 3 चीज़ें हमको आनी चाहिए। क्या? भाषा के लिए आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं या कोई भी चैनल देख रहे होंगे, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं, जानने की इच्छा नहीं है, तो आप भाषा नहीं सीख सकते। 2 दिन कोई बोले, अगर आपको उसमें रुचि नहीं है तो आप छोड़ देते हैं। और भाषा अनुकरण से भी आती है। अगर आपका झुकाव उधर नहीं है, आप अनुकरण नहीं कर रहे हैं, नकल नहीं कर रहे हैं, जैसा वो कर्ण कर रहा है आप उसके पीछे नहीं चल रहे हैं, अनु नहीं कर रहे हैं, तो आप भाषा सीख नहीं सकते। मतलब भाषा के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण होना चाहिए। मतलब आप बार बार उसको अभ्यास करिए, बार बार देखिए कैसे कर रहा है, कैसे बोल रहा है। वो बोल रहा है प, तभी प बोलिए। अब श बोल रहा है, तीनों श बोला जाता है। सामान्यतः बिना अनुकरण के हम तीनों श को जैसे चाहते वैसे बोल लेते हैं, लेकिन जब उसका अनुकरण करते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा रहती है, तो आप नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, जैसे सामने वाला बोला वैसे आप बोलते हैं, और लास्ट में फिर उसका अभ्यास करते हैं तो भाषा तैयार हो जाती है। और भाषा के जो विकास का क्रम, अगर भाषा आप सीखने जा रहे हैं तो उसके लिए बार बार प्रश्न आता है। सबसे आसान हर बार कहीं न कहीं पूछ दिया जाता है कि भाषा के विकास का क्रम क्या है, अर्थात उसका कौशल क्या है। भाषा सीखने सिखाने का जो कौशल होता है, ये 4 कौशल की बात आती है। क्या? शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन बच्चे जैसे श्यामपट्ट पर लिखा जाता है, बच्चे तुरंत, व्हाइट बोर्ड हो या श्यामपट्ट हो, ग्रीन बोर्ड हो, तुरंत आपने लिखा प तो बच्चे भी प लिख देते हैं। आप यहाँ लगाए, मतलब आपके साथ साथ बच्चे अगर नकल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो केवल क्या कर रहे हैं, अंतिम प्रक्रिया पर है। जबकि उसको भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले उनको सुनाना पड़ता है। इस नाते देखिए जो एनईपी कहती है कि जो हमको बच्चों को सबसे पहले सुनाना चाहिए, तो बच्चे के क्लास की स्टार्ट हम लोग कहानियों से करते हैं, कविताओं से करते हैं कि पहले बच्चा सुने, और जब बच्चा सुन लेता है तो उसको गुनगुनाने लगता है, और गुनगुनाते में तो वो बोलना शुरू कर देता है। तो पहले सुना आपसे, फिर वही चीज़ वो गुनगुनाया, बोला, वो बोलना शुरू कर देता है। तो इस नाते पहले बच्चे को जब भी पढ़ाई जाए कोई चीज़, तो उनको कविता कहानी के माध्यम से उनको कुछ न कुछ सुनाया जाए। और जब बच्चे सुन लेते हैं तो वो बिना आपके, बिना क्लास टीचर के, बिना किसी का छात्राध्यापक के या किसी के भी, वो बच्चे गुनगुनाते हैं। वो क्लास में गुनगुनाते हैं, रास्ते में गुनगुनाते हैं, घर गुनगुनाते हैं, तो बोलना शुरू कर देते हैं। जब बोलना शुरू कर देते हैं तो पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं। फिर बात आती है पढ़ने की। जो बोला जाता है, आपने अगर उसको पढ़ाया है तो झूम झूम के पढ़ता है कि उसको याद हो गया, वो बोलने के स्टाइल में हो गया है, अब पढ़ने लगा है वो। और जब वो पढ़ने लगता है, ये तीनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो लास्ट में वो लिखने की बारी आती है। तब सिखाया जाता है कि जो कमल का फर्ज, तो बात कर रहे थे कि अगर भाषा सीखने को, हमको किसी को सीखना सिखाना है, तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या आना चाहिए, जिज्ञासा आनी चाहिए। और उस जिज्ञासा के कारण हम उसका अनुकरण करें, और उस अनुकरण के बाद अभ्यास करें। तो अभी बताए हैं कि पहले सुनेगा बच्चा, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो बोलेगा, बोलने के बाद फिर उसके बाद उसका क्या करेगा, पढ़ेगा। लास्ट में याद रहे शुभोपली, ये भाषा के कौशल हैं। अब अंत में देखिए क्या इसके बाद है, भाषा के प्रकार। हमारे आसपास जो भाषाएं चलती हैं वो मुख्यतः 3 ही होती हैं। या तो हम अपनी बात किसी को मौखिक कहते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं हमारी बात। कहीं भी आप बातचीत करते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, किसी से कुछ भी कहते हैं। अगर हमको लिख के बात करना होता तो शायद हम नहीं कर पाते। तो मौखिक जो बातचीत होती है उसके लिए 2 ही तरीका है। पूछा जाएगा कि जो मौखिक बातचीत होती है 2 ही तरीके से, या तो बोलकर या फिर सुनकर, 2 ही है, और तीसरा कोई तरीका नहीं है। मौखिक भाषा जो आगे बढ़ेगी वो या तो बोलकर बढ़ेगी या तो सुनकर। वहीं लिखित भाषा है, वो हमेशा किससे बढ़ेगी, वो लिख कर। और लिखेंगे फिर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लिख कर और पढ़ कर, ये 2 तरह से हम लिखित भाषा कर सकते हैं। लिखी भाषा को हम पढ़ते हैं, लेकिन
अगर कोई हमसे मौखिक बोल रहा है तो हम या तो उसका उत्तर बोल देते हैं या उसकी बात को सुन लेते हैं। लेकिन लिखित भाषा जो होती है वो लिखी होती है, मतलब उसको हम पढ़ कर बोल देते हैं। अगर कोई लिखा गया है तो हम उसको पढ़ेंगे, लिखी भाषाओं को पढ़ते हैं। और सबसे जो लास्ट में होता है एक और भाषा होती है। हम 3 तरह से अपनी बातों का आदान प्रदान कराते हैं, अपने विचारों को प्रकट कराते हैं। क्या? या तो मौखिक रूप में, या लिखित रूप में, या सांकेतिक रूप में। सांकेतिक रूप क्या है? जैसे हम इशारे से कोई बात करते हैं। कई कवि ऐसी बातों को लिखे हैं, कई कविताओं को लिखे हैं जहाँ इशारों में बात होती है। और हम अपनी कई बातें जो हैं इशारे में करते हैं। अगर कोई मिल गया, रास्ते में चलते चलते रहते हैं, अगर कोई परिचित मिल जाता है, बस केवल आँख हिला देते हैं, भाव हिला देते हैं, वो समझ गया कि आपने उसकी हाल चाल ले लिया, हमने आपने हाल चाल ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह आप ऐसे कर देंगे। सामने वाला कभी आपको कोई बैठा, आप हमेशा ऐसे नहीं कर देंगे, क्योंकि वहाँ वो नहीं है। चूँकि हर जगह सांकेतिक भाषा अलग अलग होती है, इस नाते सबसे कठिन भाषा ये मानी जाती है। सबसे कठिन भाषा है सांकेतिक भाषा। ये भी आसान है, मौखिक भी आसान है, लिखित भी आसान है, लेकिन सबसे जो कठिन होती है, सबसे आसान मौखिक होती है, उससे कठिन जो होती है लिखित होती है। क्योंकि उसके लिए आपको व्याकरण सीखना पड़ता है, उसका मानक रूप सीखना पड़ता है, तब आप लिखित के रूप में आते हैं। लेकिन इसको बहुत जल्दी आप सीख नहीं सकते, क्योंकि जैसे गूंगे होते हैं वो संकेत में अपनी भाषा को कहते हैं। गूंगे बहरों के लिए देखिए समाचार आता है, पहले आता था, अभी भी आता है, वो हाथ बार बार हिला हिला कैसे ऐसे कर देते हैं, मतलब हर आदमी उसको नहीं समझ सकता। इसका मतलब सबसे कठिन भाषा क्या है? संकेत की है। संकेत सबके लिए एक समान नहीं होता, हर संकेत का अलग अलग प्रकार होता है। तो इस प्रकार आज हमने भाषा के प्रकारों को समझा, और अब अंत में एक चीज़ जान ली, हमको करना क्या है। जो भाषा होती है उसका हमने परिचय ले लिया कि भाषा क्या होती है, किस धातु से बना है, कैसे कैसे था। इसको एक बार रिवीजन करते हुए फिर से हम इसके अंतिम स्वरूप की तरफ पहुंच रहे हैं। भाषा की बात किए थे और आज बताए हैं 14 सितंबर है। 14 सितंबर भाषा जो हिंदी का दिवस मनाया जा रहा है, और वो 1949 14 सितंबर को एक आदेश जारी किया गया। हमारे संविधान में एक नियम आया कि 343 अनुच्छेद के तहत जो हमारी आधिकारिक भाषा होगी वो हिंदी होगी। हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी राष्ट्र की भाषा नहीं है, चूँकि यह राजभाषा के रूप में प्रयोग होगी, और राजभाषा के रूप में यह जानी जाएगी, आधिकारिक भाषा होगी। ये हिंदी के रूप में इसका प्रयोग होगा। और ये भारतेंद्र ने लिखा भी है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। इसकी बात अभी हुई थी। उसके बाद हम आए हैं कि भाषा पता है भाषदास से बनी है। ये सारी चीज़ें आप रिपीट करके देख लेंगे। अब हमको जो बात करनी है वो बात करनी है व्याकरण की। और भाषा का जो व्याकरण होता है क्रम से चले। आज मैं केवल भाषा की बात किया हूँ, भाषा क्या है। अब इसके बाद हम लेके आएंगे भाषा के जो प्रकार हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं, सामाजिक पक्ष क्या है, व्यवहारिक पक्ष क्या है, इसकी बात होगी। फिर तीसरे डे हम लेके आएंगे आपका बड़ विचार। जब तक आप इसके मूल को नहीं समझेंगे, भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई, वो कहाँ से है, कैसे कैसे पहले कौन भाषा आई, कहाँ शुरुआत हुई, उसकी मूल भाषा क्या है, तब हम उसके व्याकरण पर आएंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज पहली कक्षा है। आज हम केवल भाषा का परिचय दिए हैं, भाषा किस रूप में होती है। भाषा बहुत ही आसान है, आप देखते रहिए, समझ में आए तो उसको फॉरवर्ड करते रहिए। कमेंट हमेशा, आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। तब तक सभी को धन्यवाद।